नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त नई दिल्ली में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हलचल बहुत तेज है। बस अब से थोड़ी देर पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तख्त रवांची का फोन कॉल आया है। दोनों के बीच वेस्ट एशिया क्राइसिस पर बात हुई है। कल सुबह 9 बजे दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस मीटिंग के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी जापान के विदेश मंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग की है। क्वाड की मीटिंग के बाद सभी विदेश मंत्रियों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। नरेंद्र मोदी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल चुके हैं और ट्रंप ने बाकायदा फोन करके रूबियो से कहा है कि मोदी को बता देना मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। रूबियो ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की हां में हां मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। ऊपर से ट्रंप ने अभी पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देशों से कहा है कि अगर ईरान डील में शामिल होना है तो सबको अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना होगा। इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान समेत सारे मुस्लिम देशों को इजराइल को मान्यता देनी होगी और इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने होंगे। ट्रंप का आई लव मोदी कहना और पाकिस्तान को इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का ऑर्डर देना, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ट्रंप अब पाकिस्तान से दूरी बनाने लगे हैं और इसके डर से मुनीर और शहबाज आज अमेरिका को धोखा देकर चीन की गोद में दोबारा जा बैठे हैं। शरीफ ने तो चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को टू आयरन ब्रदर्स का रिश्ता करार दे दिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के साथ दोस्ती निभाओ, मुनीर से छुटकारा पाओ। क्या ट्रंप को इसका एहसास हो गया है? क्या ट्रंप ने मोदी को चुन लिया है, भारत को चुन लिया है, मुनीर और पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह दिया है? आई लव यू इंडिया, आई लव द प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज ग्रेट, मोदी मेरे दोस्त हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। सवाल है, ट्रंप अचानक इतना आई लव मोदी, मोदी इज ग्रेट क्यों कहने लगे हैं? Good evening. All right, before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get, and I'm a big fan of Prime Minister Modi. It's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi and let him know I'm a big fan. जियोपॉलिटिकल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हो गए हैं? ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप न सिर्फ पब्लिकली मोदी को ग्रेट कह रहे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है? क्या इसकी एक वजह यह है कि दुनिया में ट्रंप की डिमांड घट रही है, मोदी की डिमांड बढ़ रही है? 24 ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी 70% की रेटिंग के साथ लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। ट्रंप 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें पायदान पर खिसक गए हैं। अमेरिका में ट्रंप की लेटेस्ट डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग 33% पर खिसक गई है, जबकि भारत में मोदी की डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग इस वक्त भी 68 से 70% के बीच है। और क्या अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि मोदी को किसी भी फ्रंट पर झुकाना, दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भारत आना, नरेंद्र मोदी से मिलना, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। भारत के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करना, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड को बूस्ट करना और खुद ट्रंप का अमेरिकी राजदूत सार्जियो गोर के फोन पर कॉल करके नरेंद्र मोदी को ग्रेट कहना, खुद को मोदी का फैन कहना, ये कोई संयोग नहीं है, ये ट्रंप का डैमेज कंट्रोल है। अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया ही इसलिए है ताकि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सके। वो रिलेशनशिप जिसे डैमेज करने का काम खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। अब अमेरिका खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के कैंप में चला गया। ट्रंप शहबाज और मुनीर की शान में कसीदे पढ़ने लगे। मोदी ने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। मार्को रूबियो का विमान जब दिल्ली पहुंचा तो एमईए के लो रैंक के ऑफिशियल्स ने रूबियो का वेलकम किया। भारत के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर रूबियो को रिसीव करने नहीं पहुंचे। यानी कूटनीतिक फ्रंट पर रूबियो को लो प्रोफाइल वेलकम देकर भारत ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया कि हम बराबरी पर बात करेंगे, खास तवज्जो या रेड कारपेट नहीं। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इससे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है। इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ। अच्छा, जाहिर है अमेरिका के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को घास खिलाया है और इंडिया को घास नहीं दिया, नहीं डाली। इंडिया बहुत बहुत अपसेट है। तो अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इज़ द बिगेस्ट कंट्री देयर इज़। इंडिया इज़ ऑलरेडी हैज़ अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी, इंडियन अमेरिकन्स। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है ये, बड़ी फंडिंग है टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स एंड सो ऑन। तो आई थिंक दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे शोडे पढ़ लिया और ज़रा खुश कर रहा है, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है, वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया। स्नब किया है अमेरिका को। अच्छा, कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम। तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल ने मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसके इक्वल बंदा मिलने जाएगा, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है। पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने, और वहां देखे कौन है। मार्को रूबियो इंडिया पहुंचे हैं और वहां पर उनका जो इस्तकबाल है वो हमारी तरह लाइन में लग के हमारे वजीर खारजा भी करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी करते हैं, हमारे सारे लोग कतार में हाथ बांधे खड़े होते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बताएगी। इस तस्वीर के अंदर इवन उनके सीनियर लेवल के जो हैं वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं हैं, ये मिड लेवल के, मीन जूनियर से थोड़ा सा ऊपर, जब आप ये कह लीजिए ग्रेड 19 के ये अफसरान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 20 के, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके मतलब मिड करियर जो ऑफिसर हैं, ये खातून खड़ी हैं जो इंडियन, वो देखिए गौर से, उनके कपड़ों को भी देखिए, उनके साथ जो मर्द खड़े हैं उनके भी कपड़ों को देखिए, तो वो अपने दफ्तरी कपड़ों में आए हैं। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आम डे टू डे दिन में उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उस दिन सुबह जाने के लिए ऑफिस में, उसी के साथ वो वहां तशरीफ ले गए। और जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो मोहसिन नकवी साथ साथ फिरते हैं आसिम मुनीर साहब के, और वो हर जगह पर होते हैं। मीन आसिम मुनीर साहब खुद ही हर जगह पर होते हैं, और दौड़ लगी होती है दूसरी तरफ नून लीग में कि हम में से भी सीनियर तरीन आदमी कौन सा है जो हाथ बांध कर एयरपोर्ट पर पहुंच सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फर्क है। शहबाज और मुनीर ट्रंप के पैरों में जाकर लेट जाते हैं। अप्रैल में इस्लामाबाद टॉक के लिए जब अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था, तो उस डेलीगेशन को रिसीव करने वाला पाकिस्तान का कोई जूनियर लेवल ऑफिसर नहीं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, मोहसिन मलिक, डिप्टी पीएम इशाक डार, ये सारे के सारे एयरपोर्ट पर सलामी ठोकने के लिए खड़े दिखाई दिए थे। बाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति को देखकर तो शहबाज शरीफ ऐसे उछल रहा था जैसे उसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो।
लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान तब भी अमेरिका की चापलूसी कर रहा था और आज भी ट्रंप की ही जी हजूरी में लगा हुआ है। और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। अब आसिम मुनीर जो है वो देखें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सफारतकारी कर रहा है, उनके दरमियान सुलह करा रहा है। और इससे मुझे आप एक बात बताएं, देखें जो गुलाम होता है ना, ये आसिम मुनीर गुलामी ज़हनियत के वो आदमी हैं जिसने पूरी एक गुलाम रजीम पाकिस्तान के अंदर बिछा दिया है, चोरों लुटेरों को बिठाया हुआ है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हर कुछ कर रहा है। जो गुलाम होता है ना, वो अपनी मुसीबत भूल जाता है और वो दूसरे जो आका होता है उसके लिए हर कुछ करने के लिए आगे पीछे फिर रहा होता है। तो आसिम मुनीर आज जो पाकिस्तान की अवाम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को जो मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह जो है एक एग्जिट मिल जाए साफ सुथरा जंग से, उसकी कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो अमेरिका को सीधे सीधे मैसेजिंग दे रहा है कि बात होगी तो आंख में आंख मिलाकर बात होगी। युद्धकाल में हिंदुस्तान न अपने हितों से पीछे हटेगा, न ही कोई समझौता करेगा। और मोदी के इस टफ स्टांस का असर दिखने लगा है। 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने मुनीर और शहबाज से भी पल्ला झाड़ लिया है। मोदी को ग्रेट मैन बताकर, खुद को मोदी का फैन बताकर ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत की हां में हां मिलाया है, मुनीर को आईना दिखाया है। They're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। It never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. बस कुछ घंटे पहले की बात है, शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर ट्रंप को बधाई भेज रहा था और लगे हाथों हमेशा की तरह भीख मांगने, चीन के चक्कर लगाने भी पहुंच चुका था। पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत वैसी बहुत पुरानी है, लेकिन शरीफ का मौजूदा चीन दौरा ट्रंप को रास नहीं आने वाला। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप चीन गए थे, लेकिन जिनपिंग और ट्रंप के बीच बात नहीं बनी, बल्कि एक तरह से दोनों के बीच बात ठन गई और अमेरिका की गोद से कूदकर चीन की गोद में बैठने वाले पाकिस्तान की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। ऊपर से ट्रंप ने फोन कॉल पर आई लव मोदी, मोदी इज ग्रेट, मोदी मेरे दोस्त हैं, मैं मोदी का सबसे बड़ा फैन हूं, ये कहकर अभी से पाकिस्तान में सबके दिल की धड़कन बढ़ा दी है। पाकिस्तानियों ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हाय तौबा मचने लगी है। आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुझे तो ये डोनाल्ड ट्रंप कोई पागल शख्स लग रहा है। और मार्को रूबियो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। वहां पे एक मीटिंग मतलब चल रही थी, एक जश्न चल रहा था, उसमें लाइव कॉल की है दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप ने और पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है, लाइव कॉल में बोल रहा है कि आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस चीज का लव, किस चीज का प्यार, कौन सा मोदी, कौन सा डोनाल्ड ट्रंप? ये तो मुझे कोई जहनी मरीज लगता है डोनाल्ड ट्रंप। मेरे ख्याल में मुझे इसका दिमाग पता नहीं किधर चला जाता है। कभी तारीफें शुरू कर देता है, कभी कुछ करना शुरू कर देता है, कभी कोई ड्रामा करता है, कभी कोई ड्रामा करता है। आज पूरी दुनिया के सामने कि माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, भाई किस चीज का, किस चीज का माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, किस चीज का मोदी? तो डोनाल्ड ट्रंप एज उसको तो सदर अमेरिका होना ही नहीं चाहिए, उसको तो प्रेसिडेंट अमेरिका होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह का ये पागल शख्स है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है। आज कह रहे कि माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई लव नरेंद्र मोदी। हमें पाकिस्तानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइव कॉल में मोदी के लिए तारीफें कर रहा था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि जंगे हम आपकी रखवा रहे हैं। अब लाइव कॉल में दुनिया के सामने बोले कि माई बेस्ट फ्रेंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, माई बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, आप ये बोले, हमें फिर अच्छा लगेगा। अगर आपकी जंगे हम रखवाएं, आपके लिए हम सारा कुछ करें और आप गुनगुनाएं इसके नरेंद्र मोदी के, आप उसके लिए माई लव के लफ्ज यूज करें,
ये क्या है? हम उनके साथ आप दोस्तियां निभा रहे हैं, हमें आंखें दिखाती हैं, हमसे सारे काम भी करवा रहे हैं। मार्को रूबियो जी अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो पहुंच गए स्वीडन से। कहाँ पहुंचे भी तो कोलकाता पहुंचे। और वजीर आजम मोदी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनको दावतनामा भी दिया है कि जी आप वाशिंगटन तशरीफ। एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शिनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करते थे, चमचे थे। उसमें ट्रंप की भी फोन आई है और उसने ट्रंप को फोन किया है। ट्रंप ने मैसेज किया है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये वो सारा जो उसका स्टाइल है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? एक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के 2-3 फ़ोन कॉल्स जो हुए हैं पिछले महीनों में, ठीक है, बर्थडेज पर वगैरह, और फिर ये जो रूबियो की विज़िट है, अगर आप किसी से भी पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर से, प्रोफेसर से, अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन सी है, वो इंडिया का नाम ज़रूर लेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट में कहा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट मोदी टू द वाइट हाउस, कहा उन्होंने। और अगर आप कह रहे हैं, बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ये ताल्लुकात को रिपेयर करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट एंड इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए, रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज, ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन। तो अगर आप मोदी से मिल लिए और आपको पता चल गया कि इंडिया के रेड लाइंस क्या है, देन यू कैन नेगोशिएट व्हाटएवर यू वांट टू नेगोशिएट विद जयशंकर। जो पाकिस्तान आज ट्रंप को मोदी की तारीफ करने की वजह से गालियां बरसा रहे हैं, आने वाले दिनों में उन्हें और झटके लगने वाले हैं, और उसकी वजह होगी चीन से आई आज की सबसे लेटेस्ट तस्वीर। इस वीडियो में टेबल के एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है। वही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो कल तक ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत करते फिरते थे, आज वही मुनीर और शरीफ ट्रंप को ठेंगा दिखाकर चीन की गोद में जा बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने तो चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को 2 आयरन ब्रदर्स तक का नाम दे दिया है। और तय मानिए, पाकिस्तान की इस हरकत के बाद ट्रंप छोड़ने वाले नहीं हैं। अमेरिका पाकिस्तान से हिसाब बराबर करके रहेगा। नोट करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप खुद को मोदी का सबसे बड़ा फैन बता रहे हैं। यह सुनकर पाकिस्तानियों का सर तो चकरा ही रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के भीतर भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि ट्रंप ने मोदी की तारीफ कैसे कर दी, ट्रंप ने मोदी को ग्रेट मैन कैसे बता दिया। जब इंसान में समान गुण होते हैं, उन्हें तो वर्ल्ड को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये समानता है दोनों में, इसीलिए अच्छा अपने आप को एक दूसरे की तारीफ करते हैं। एक हमारे पास कहावत है ना, तुम मेरी तारीफ करो, मैं आपकी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तारीफ करता हूँ, तो ये म्यूचुअल अप्रिसिएशन है उनका। कोसो मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। एंड विद और विदाउट यू, विद और विदाउट राहुल गांधी, द नेशन विल प्रोग्रेस फर्दर। वी हैव द माइट एंड द सपोर्ट ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। एंड जैसा मैंने कहा, विद और विदाउट राहुल गांधी भारत आगे बढ़ेगा, मजबूती से बढ़ेगा। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की धाक पूरी दुनिया में है। अमेरिकी विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि वो मोदी के फैन हैं। पूरी दुनिया फैन है, क्योंकि आज जहां दुनिया में सबसे बड़े
आबादी के देश के वो नेता हैं, 140 करोड़ के नेता हैं, लेकिन पूरी दुनिया को भी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। और सबको पता है कि भारत को एक लोकप्रिय नेता मिला है जो पूरे दुनिया के लिए एक अमन का, पीस का संदेश लेकर चलता है। डेमोक्रेटिक फ्रंट पर मोदी को घेरने के लिए विपक्ष हर रोज कोई ना कोई नया हथकंडा अपनाता रहा है। अमेरिका ईरान वॉर की वजह से दुनिया भर में पैदा हुई एनर्जी क्राइसिस और भारत में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम ने एक बार फिर विपक्ष खासकर कांग्रेस को मोदी पर अटैक करने का नया बहाना दे दिया है। राहुल अब गद्दार वाली स्क्रिप्ट भूलकर महंगाई मानव मोदी वाला नैरेटिव लेकर आए हैं। एनर्जी क्राइसिस वाली आपदा को राहुल गांधी और उनकी पार्टी अपने लिए सियासी अवसर के तौर पर देख रही है, इसीलिए सुबह शाम दिन रात नरेंद्र मोदी पर अटैकिंग है, विवादित पोस्टरबाजी में बिजी हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए तक बढ़ गए। ये बात सही है, लेकिन ये कीमतें बढ़ानी जरूरी थी। लेकिन एक बात जो विपक्ष नहीं बता रहा वो ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में अब कच्चे तेल का हिस्सा सबसे ज्यादा है, जबकि केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा काफी कम हो गया है। राज्यों का वैट अब केंद्र से भी ज्यादा है। कांग्रेस शासित राज्य में वैट काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल दूसरे राज्यों की तुलना में 10 से 15 रुपए महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं बता रही है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में सिडबी के एड्रेस के समय मैंने उस विषय को जिक्र किया। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। मलेशिया में 56% महंगाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है, ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। और ये मैं आज का जो आंकड़ा है उसको जोड़ के बता रहा हूं। कहां 58%, 46%, ये सारे आंकड़े और भी हैं, और भारत में 5%। ये बात राहुल गांधी और खड़गे जी को क्या दिखाई नहीं देती है? दिखनी चाहिए। नफरत में अंधे होना सही बात नहीं है। अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि ईरान अमेरिका का युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, हॉर्मुज संकट टल जाएगा, तो भी दुनिया में जारी एनर्जी क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हालात सामान्य होते होते कई महीने लग सकते हैं।
पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई नॉर्मल होने में भी समय लग सकता है। मोदी ये बात जानते हैं, इसीलिए कई दिनों पहले से ही फ्यूचर वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अपना सियासी मुनाफा ढूंढ रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में आज ईरान अमेरिका डील पर बात शुरू हुई। मध्यस्थता पाकिस्तान की जगह कतर ने की। पहले दिन एनरिच्ड यूरेनियम, हॉर्मुज स्ट्रेट और फ्रीज्ड ईरानी फंड्स, इन विवादों को सुलझाने की कोशिश हुई और बीच में ट्रंप का फोन आ गया और ट्रंप ने फोन पर डील में शामिल सारे मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने को कह दिया। ट्रंप युद्ध खत्म कर देंगे या तबाही मचा देंगे। मुश्तबा डील साइन करेगा या ट्रंप से बदला लेगा। साठ दिनों का युद्ध विराम बढ़ेगा या महाविनाश होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से टेलीग्राम तक ईरान अमेरिका डील में सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। तेहरान एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार हो गया है। ईरान ने एटम सरेंडर करने की बात मान ली है। हॉर्मुज खोलने को भी तैयार हो गया है। ट्रंप डील के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। सबसे बड़ी शर्त तो यही है, ईरान एटम का सपना छोड़े और हॉर्मुज को सबके लिए खोले। अगर ईरान दोनों शर्तें मान लेता है तो ट्रंप हथियार नहीं चलाएंगे, फारस की खाड़ी में युद्ध बंद कर देंगे। अगर ईरान ने डील नहीं साइन की तो ट्रंप क्या करेंगे, वो बात इस तस्वीर से समझ सकते हैं। यह अमेरिका के फाइटर जेट में लगा मार्क 84 बम है, जिस पर लिखा है, इस पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मार्क 84 बम 2000 पाउंड का फ्री फॉल हवाई बम है। इसे मजबूत ढांचों, बंकरों, इमारतों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप मार्क 84 दिखाकर इस्फहान को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। यहीं पर 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अंडरग्राउंड टनल में ईरान ने छिपा कर रखा है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने जवाब दे दिया। डील में न्यूक्लियर पर कोई कमिटमेंट ईरान ने नहीं किया। ईरान अगले 30 से 60 दिनों तक परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ईरान ट्रंप को चढ़ाते हुए कह रहा है, अमेरिका पर उसे कतई भरोसा नहीं। अमेरिका का रिकॉर्ड समझौतों के मामले में बहुत खराब है। अमेरिका पहले कुछ और कहता है, जब दूसरा देश डील मान लेता है, साइन कर देता है, तब अमेरिका पलट जाता है। ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। ये 60% एनरिच्ड है। अगर 30% और एनरिच्ड कर लिया जाए तो इससे 10 से 12 परमाणु बम ईरान बना सकता है। IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 11 टन और यूरेनियम है, जो अलग अलग लेवल तक एनरिच्ड हैं। ट्रंप अगर परमाणु मटेरियल छोड़कर डील करते हैं तो इजराइल और अमेरिका में मौजूद ताकतवर यहूदी लॉबी नाराज हो जाएगी। ट्रंप ऐसा करने का जोखिम नहीं ले सकते। डील में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर 2000 किलोमीटर के कैप लगाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इजराइल की डिमांड है कि ईरान को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोका जाए। ट्रंप इसीलिए 50-50 का ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर युद्ध दोबारा शुरू कर देंगे। इजराइल भी यही चाहता है। ट्रंप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन देख रहे हैं। उन्हें डील की जल्दीबाजी नहीं है।
ट्रंप के दांव पेच ईरान के खिलाफ अब तक कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। दबाव की उनकी रणनीति काम नहीं आ रही है। शुरुआत में आपने जिन 2 बिंदुओं का जिक्र किया, हाँ वे दोनों बिंदु सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है और इस स्तर पर हम परमाणु मुद्दे के विवरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। धमकियां, दबाव, गलत चित्रण और व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन दुनिया के दूसरे हिस्से में राजनीतिक दांव पेच का हिस्सा है। हम जमीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, वास्तविकता को उसी रूप में देख रहे हैं, चाहे दूसरे पक्ष की धारणाएं और कहानियां कुछ भी हों। ट्रंप अगर बिना परमाणु मटेरियल लिए ईरान से डील कर लेते हैं तो उन्हें बराक ओबामा से बुरा राष्ट्रपति माना जाएगा। जब जब परमाणु डील की बात आती है, ट्रंप ओबामा का नाम लेकर माहौल बनाते हैं। वो मुद्दा भी उनके हाथ से चला जाएगा। 2015 में बराक ओबामा और ईरान के बीच एक डील हुई थी। ईरान को डील के बदले $1.7 अरब का फंड मिला था। अमेरिका ने यूरो और स्विस फ्रैंक में ये राशि लौटाई, जिसमें $400 मिलियन मूलधन था, बाकी अमेरिका ने ब्याज के तौर पर दिया था। ओबामा प्रशासन में ईरान को $100 अरब के फंड का इस्तेमाल करने की भी छूट मिली थी, जो चीन, भारत और तुर्की के बैंकों में जमा था। ईरान चाहता है कि जैसे 2015 में ओबामा ने किया, वैसा ही 2026 में ट्रंप करें, ईरान का फंड डिफ्रीज कर दें। यह फंड करीब $25 बिलियन का है, भारतीय करेंसी में करीब 2394 अरब रुपए के बराबर बैठता है। ट्रंप ने डील को लेकर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला है। उन्हें राइनो और मूर्ख बताकर ट्रंप ने विरोधियों का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने उन्हें कमजोर और अप्रभावी लोग कहा और खुद को बड़ा देशभक्त बताया। ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर भारी दबाव में है। अमेरिकी खजाना खाली हो रहा है। अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम होता जा रहा है। इसीलिए ट्रंप इज्जत भी बच जाए और युद्ध भी खत्म हो जाए वाली रणनीति पर चल रहे हैं। वहीं ईरान कह रहा है कि वो शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। उसे ट्रंप की शर्तों पर सरेंडर करना मंजूर नहीं है। ईरान आत्मरक्षा के मामले में किसी भी विकल्प से इनकार नहीं करता। युद्ध को किसी एक देश या फिर किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जब आप आग लगाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आग अन्य क्षेत्रों में भी फैलेगी। इस समय हम परमाणु मुद्दे के विवरण पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं करेंगे। 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करता है। यदि ऐसा होता है तो 60 दिनों की अवधि में परमाणु संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप की आर्ट ऑफ डील हॉर्मुज में भी बहुत कमाल नहीं दिखा पा रही है। ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखने की शर्त पर। बस फर्क इतना है कि ईरान अब टोल नहीं वसूलेगा। वहां से गुजरने वाले तेल जहाजों को जो सुविधाएं ईरान देगा, उसके बदले फीस वसूलेगा। 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तो हॉर्मुज का समुद्री रास्ता सबके लिए खुला था। ईरान ने बाद में इसे बंद कर दिया और इजाजत के बगैर जाने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए ईरान के बंदरगाहों और जहाजों की नाकेबंदी कर दी। ईरान की शर्त है ट्रंप पहले नाकेबंदी हटाएं, तभी समझौता होगा। ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि ईरान पहले शांति समझौता करे, तब अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। ट्रंप यहां पर भी ईरान को युद्ध से पहले वाली स्थिति में ला पाने में असफल रहे। हॉर्मुज पर भी फिलहाल जीत मुश्तबा की ही दिख रही है। ईरान अमेरिका डील पर बातचीत का सेंटर अब इस्लामाबाद से दोहा शिफ्ट हो चुका है। ईरान को मुनीर और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, लिहाजा अब अमेरिका से डील दोहा में हो रही है। ईरान की तरफ से गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर दोहा में मौजूद हैं। कतर के प्रधानमंत्री ईरान और अमेरिकी टीम के बीच बातचीत करा रहे हैं। दोहा में पहले दिन हॉर्मुज यूरेनियम फ्रीज फंड पर बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही मदों पर प्रगति हुई है। परमाणु और यूरेनियम पर बातचीत के लिए 60 दिन की अलग विंडो बनाई गई है। अब सवाल उठता है, डील इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है?
सुप्रीम लीडर मुस्तफा का रोल क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जवाब देने में लंबा टाइम लगा रहा है। अब उसकी वजह सामने आई है। अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर मुस्तफा कर रहा है। मुस्तफा इस वक्त तेहरान से दूर किसी अननोन लोकेशन में है। मुस्तफा तक डील का हर मसौदा कुरियर से भेजा जा रहा है। मुस्तफा का जवाब भी कुरियर के जरिए आता है। मुस्तफा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचने के लिए कर रहा है। मुस्तफा को डर है कि अगर वो आधुनिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल करेगा तो CIA और मोसाद उसके अंडरग्राउंड बंकर का पता लगा सकती है। मुस्तफा के बारे में रिपोर्ट यह भी है कि वो घायल है। उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सका है। IRGC और ईरान की सुरक्षा से जुड़े लोग भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। ईरान एक तरफ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी मिसाइलों को भी तैयार कर रहा है। अगर बातचीत फेल हुई तो ईरान युद्ध में ट्रंप को हराएगा। ईरान ने अपनी लेटेस्ट खैबर शिकन मिसाइल की तस्वीरें जारी की हैं। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है। यह मैक 10 की स्पीड से उड़ान भरती है। हवा में रास्ता बदलने के लिए चलती है। ठोस ईंधन पर चलने वाली यह खैबर शिकन ईरान की चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। इसे 15 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खैबर शिकन मिसाइल का दूसरा नाम खैबर विध्वंसक भी है। इसकी जिग जैक स्पीड इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस के लिए बड़ा चैलेंज है। जिस नाकेबंदी को लेकर हमने अब तक धैर्य बनाए रखा था और आप पर हमला नहीं किया था, हम उसे तोड़ देंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमाणु अप्रसार संधि से हट सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धमकी का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि NPT से हटने पर आपका क्या होगा? इसलिए इस रास्ते से लौट जाइए। न केवल हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में, बल्कि लाल सागर, बाबल मंडेब और हिंद महासागर में भी आप एक ऐसे युद्ध का विस्तार करेंगे जिससे आप स्वयं सबसे पहले भोगेंगे। आप हमारे लड़ाकों की भीषण गोलीबारी से भागेंगे।